हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं समास, और समास में हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अभी हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने तत्पुरुष समास कहाँ तक पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में हमने सबसे पहला तत्पुरुष देखा था लुप्त पद तत्पुरुष, जिसमें जो पद हैं, जो कारक चिन्ह है, वो लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो हमने देखा था कर्म तत्पुरुष, है ना, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, ये चीजें हमने देख चुका था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है हमारा दूसरा तत्पुरुष का जो भाग है या भेद कह लें, तो ये है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता रहती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी तत्पुरुष रहेंगे सभी के सभी तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, मतलब कि जो दूसरा पद रहेगा वो प्रधान रहेगा। तत्पुरुष में दो पद होंगे, हालांकि समास में सभी में दो पद होंगे, तो उत्तर पद और प्रथम पद में उत्तर पद की प्रधानता रहती है। अलुक पद में क्या होता है, अलुक तत्पुरुष में, ये जो अलुक तत्पुरुष है, इसमें समास में पहले शब्द के बाद जो कारक चिन्ह होता है, ये कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। मतलब कैसे, अभी हमने पढ़ा था जो कारक चिन्ह है, का, के, की, में, पर, है ना, तो ये जो चिन्ह है ये कारक चिन्ह है, इसे परसर्ग भी कहते हैं। तो इसमें अलुक वाले में क्या रहता है, इनकी जो मौजूदगी है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है, लेकिन यह रहती है। वो कैसे रहती है, देखते हैं कैसे रहती है। संस्कृत में जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि जैसे उदाहरण यहाँ पर लेते हैं मृत्युंजय, तो मृत्युंजय का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु को जय करने वाला है, मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पर जो पहला पद है, इसका जो पहला शब्द है मृत्युंजय में, मृत्यु नहीं है बल्कि इसका पहला शब्द, बल्कि क्या है, मृत्युम। क्या है, मृत्युम। और मृत्युम में जब ये संस्कृत में इसका जब विभाजन होता है, जिसको हम तोड़ते हैं, तो क्या होता है, संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति माँ मौजूद होती है इसमें मृत्युम में। देखिए, मृत्यु के बाद माँ है, तो ये जो माँ है ये क्या है, ये अलुक तत्पुरुष का एक पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह आ रहा है को, यहाँ पर में, सरसिज, मतलब सर का मतलब होता है तालाब, और सिज, सरसिज मतलब होता है जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला है, सरोवर में जन्म लेने वाला। तो सरसिज क्या होता है, कमल, कमल तालाब में ही जन्म लेता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो तत्पुरुष अलुक तत्पुरुष, इसमें जो कारक चिन्ह है वह विद्यमान है। ठीक है, मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, जिसको बोलते हैं कामदेव। धनंजय, धन को जय करने वाला। धनंजय किसे कहा जाता है, कुबेर। कुबेर जो धन के राजा होते हैं उन्हें कुबेर कहा जाता है। तो धनंजय, धन को जय करने वाला। ऊट पटांग, ऊट पर टांग मतलब बेतुका। थानेदार, थाने का दार मतलब कि थाने का प्रभारी। तो ये जो उदाहरण है, ये सारे के सारे उदाहरण हैं अलुक तत्पुरुष के। फिर हमारा अगला तत्पुरुष आता है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है, ऐसा समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे आपने पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग में कोई शब्द पहले आ जाता है और प्रत्यय में क्या होता है, कोई शब्द बाद में आता है और जुड़कर एक नया अर्थ निकालता है, वो होता है प्रत्यय। तो ऐसे उपपद में, उपपद तत्पुरुष में होता है, जो बाद में, जैसे कार हो गया, चर हो गया, ज्ञा हो गया आदि ऐसे शब्द हैं, ये शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि जब समास बनाते हैं तो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं समास बनाते समय, तो उन शब्दों के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे है स्वर्णकार, स्वर्णकार में कार शब्द जोड़ दिया गया है प्रत्यय, तो ये क्या हो गया है, स्वर्णकार मतलब कि स्वर्ण का काम करने वाला, सुनार। दिनकर, दिन को करने वाला,
वैसे दिनकर किसका पर्यायवाची है? सूरज का, सूर्य का। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, है ना। तो यहाँ पर ये इसमें भी आएगा, बहुब्रीहि तो रहेगा ही, लेकिन ये दिनकर जो है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय इस्तेमाल हुआ कर, ठीक, और कर जो प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है इसकी वजह से यह आ जाएगा किसमें? उपपद तत्पुरुष में आ जाएगा। फिर है जलज। जलज ये भी बहुब्रीहि समास है ना। जलज मतलब कि जल में जन्म लेने वाला, जलज। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं ये उपपद तत्पुरुष के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जो अंतिम पद जा है, प्रत्यय दा है, दाई है, फलदाई है तो फल को देने वाला। महीप, मही मतलब होता है पृथ्वी, पा यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो महीप मतलब पृथ्वी को पालने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। तो ये उदाहरण हो जाते हैं किसके? उपपद तत्पुरुष के। तो कुल मिलाकर उपपद तत्पुरुष में क्या होता है? उपपद तत्पुरुष में प्रत्यय जुड़ जाता है और इसी से हमारी पहचान होगी, ये उपपद तत्पुरुष है। फिर है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में क्या होता है? नए तत्पुरुष में संस्कृत में निषेध आदि के अर्थ में पूर्व पद ना या अन लगाकर नए तत्पुरुष समास बनाते हैं। ये जो ना और अन है, इन शब्दों को गति शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति शब्द, ठीक है। जैसे उदाहरण अकारण। अकारण में कौन सा समास है? अकारण में तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष में? नए तत्पुरुष, क्योंकि इसमें ना निषेध आ रहा है, तो ना कारण इसका विग्रह हो जाएगा। असत्य का न सत्य विग्रह हो जाएगा। अनाथ का न नाथ के। अनजान न जाना हुआ, ठीक है। अनपढ़ न पढ़ा हुआ। अप्रिय न प्रिय। अकाल न काल। अधर्म न धर्म। तो इस तरह से इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो इसमें हम ना लगा देंगे, पहला जो शब्द हो जाएगा हमारा वो ना हो जाएगा, फिर आगे हम जो भी हमारा शब्द दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा नए तत्पुरुष। फिर होता है लुप्त पद तत्पुरुष। देखिए जो पहला था वो लुप्त पद कारक तत्पुरुष था, है ना, और ये जो है लुप्त पद तत्पुरुष है। किसी समय में देखिए क्या होता है, जो समास है इसमें कारक चिन्ह के जगह क्या होता है, पूरा का पूरा जो पद है वही लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा पद लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह तो होता ही है, कारक चिन्ह के साथ साथ पूरा पद लुप्त हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, तुलादान। तुलादान उदाहरण है, इसका विग्रह करने पर क्या होता है? तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तो यहाँ पर ये जो से लेकर ये जाने वाला तक है, ये क्या है? ये एक पद है और ये तुलादान। तो ये जो पूरा पद इसका लोप हो गया, ये गायब हो गया, तो यही है लुप्त पद। इसके नाम से समझ में आ रहा है पद को लुप्त कर दिया गया, ये है लुप्त पद, ठीक है। फिर है बैलगाड़ी। बैल से चलने वाली गाड़ी, तो से चलने वाली। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। फिर है दही बड़ा। दही बड़ा भी इसी का उदाहरण है, दही में डूबा हुआ बड़ा। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। तो यहाँ पर जो लाने वाली है, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ये अंडरलाइन से आप समझिएगा ये पद लुप्त कर दिए गए हैं, ये हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष। फिर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है, ठीक है। इसकी वजह से ही यह तत्पुरुष समास में ही गिना जाता है। किस में गिना जाता है? तत्पुरुष में ही गिना जाता है। तो एक चीज और है, इसको स्वतंत्र रूप में भी लिखा जाता है। ये जो कर्मधारय समास है यह स्वतंत्र रूप में भी समास के रूप में माना जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं, तत्पुरुष से स्वतंत्र समास भी माना जाता है, किंतु कर्मधारय में भी दूसरे पद का अर्थ प्रधान रहता है, अतः वह भी तत्पुरुष का उपभेद ही है। मतलब कि तत्पुरुष का उपभेद है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा। इसमें पहला पद विशेषण अथवा उपमान, मतलब कि जो पहला पद है वो विशेषता बताएगा, ठीक है, इसको उपमान बोलते हैं। और दूसरा पद जो है वो होगा विशेष, मतलब कि विशेष को उपमेय भी कहा जाता है, जिसकी पहला पद उपमा, दूसरा पद उपमेय। ये आगे पीछे भी होता रहता है, हो सकता है आपका पहला पद उपमेय हो, दूसरा पद उपमान हो, है ना, ठीक। जैसे नीलोत्पल, तो नीला क्या है? रंग है ना,
तो नीला क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है ना कि नीला है। कैसा है ये, नीला है। जब विशेषता पूछे तो वहां पर कैसा शब्द आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, कैसा। ठीक है, जैसे ये लड़का कैसा है, यह लड़का अच्छा है। तो अच्छा क्या है, विशेषता है ना। यह लड़का कैसा है, सुंदर है ना, बुरा है। तो ये क्या है, ये आपकी विशेषता है, विशेषण। तो नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल। नील कमल, नील है जो कमल, नीला रंग है। तो नीला रंग क्या दिखा रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष मतलब कि जो पहला पद है ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। मतलब कि पहला पद आपका विशेषण हो गया। ठीक है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक। बड़भागी, बड़ा है जिसका भाग्य। देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है वो होगा देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, आचार मतलब होता है आचरण, व्यवहार। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कर्मधारय समास का। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में एक और होता है उपमेय उपमान कर्मधारय। इसमें तुलना की जाती है। क्या किया जाता है, इसमें तुलना की जाती है। तुलना कैसे की जाती है, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। देखिए तुलना की जा रही है कि ये जो वदन है, मुंह है, मुख है, ये कैसा है, चंद्रमा के समान मुख है, मुखड़ा है ना। कमल नयन, तो ये जो नयन है ये कैसे हैं, कमल के समान कोमल है, कमल के समान नयन है। मृग नयनी, मृग के नयनों के समान मतलब कि हिरणों जैसी आंखों वाली, है ना, उसे कहा जाता है मृग नयनी। तो मृग के नयन, यहाँ पे तुलना की जा रही कि जो आंख है, जो नयन है वो कैसे हैं, मृग के जैसे हैं। कर कमल, जो कमल है वो कैसे हैं, कमल रूपी है। जो हाथ है वो कैसा है, कितना कोमल है, कमल के जैसे। नर सिंह, सिंह रूपी नर। संसार सागर, सागर रूपी संस्कार संसार। तो ये हो जाता है आपका उदाहरण किसका, कर्मधारय का। फिर जो है अंतिम तत्पुरुष है वो है द्विग समास। क्या है, द्विग तत्पुरुष समास। द्विग तत्पुरुष समास, इसको भी स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कर्मधारय को स्वतंत्र में लिखा जाता है, इसको भी स्वतंत्र समास भी माना जाता है। लेकिन इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता रहती है, इसकी वजह से इसको भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद माना जाता है। अब द्विग समास को पहचानेंगे कैसे, सबसे सिंपल द्विग समास, इसमें आपका संख्या रहेगा, जो पहला पद है वो संख्या रहेगा। तो संख्यावाची समास होता है द्विग समास। मतलब कि, और इसको समझ लेते हैं अच्छे से, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद समाहार, जो दूसरा पद हो समूह का बोध कराए, उसे द्विग समास कहेंगे। तो एकांकी, एक अंक का, एक अंक क्या हुआ, नाटक, नाटक में कितने अंक होते हैं, ये हो गया एकांकी। ठीक है। इकलौता, एक ही है जो, इकलौता। त्रिपाठी, त्रि, ये जो पहला शब्द आ रहा है ये क्या है, संख्या दिखा रहा है ना। तीन पाठों मतलब कि तीन वेदों को जानने वाला। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या होगा, तीन भुवन, तीन भुवन मतलब संसार, तीन भुवनों का समाहार। सप्ताह, सप्त अहनों, अहनों का मतलब होता है दिन, सप्त अहनों का समूह। दुपहिया, दुपहिया में क्या है, दो है जिसकी पहिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे पहला शब्द हमारा संख्यावाची आ रहा है। 5 रात्रियों का समाहार, 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए के मूल्य का शताब्दी। सत अब्दों, अब्दों का मतलब होता है वर्षों, है ना, वर्ष। सत अब्दों का समूह। सतसई, 700 का समूह। सहस्त्र सेन, सहस्त्र सेनाओं वाला। ये हो जाता है आपका द्विग समास का उदाहरण। तो ये यहाँ पर तत्पुरुष समास समाप्त हो जाता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष में हमने इसका उदाहरण देखा। फिर हमने पढ़ा उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष में हमने देखा कि जो प्रत्यय है कार, कर, जा, दा, दाई, ये लगाकर हम उपपद तत्पुरुष बना लेते हैं। फिर हमने पढ़ा नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष में क्या होता है, ना शब्द लगा देते हैं, है ना, अकारण, असत, अनाथ। तो ये शब्द क्या है, ये नए तत्पुरुष के उदाहरण हैं। फिर हमने पढ़ा लुप्त पद तत्पुरुष में पद को ही लुप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है लुप्त पद तत्पुरुष। फिर हमारा अगला उदाहरण था कर्मधारय समास। इसको स्वतंत्र रूप में भी पढ़ा जाता है और ये तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। क्या है, उपभेद। कर्मधारय में कर्म को धारण करता है। कर्म को कैसे धारण कर रहा है, मतलब कि विशेषता बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, है ना। जैसे मंद बुद्धि, तो बुद्धि कैसी है, मंद है। ठीक है, विशेषता बता रहा है ना।
भ्रष्टाचार, आचार कैसा है, भ्रष्ट है। फिर है हमारा जो अंतिम समास था द्विगु समास, इसमें संख्यावाची विशेषण पहला शब्द होता है। तो इस तरह से हमारा जो तत्पुरुष समास है ये समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो हमारा रहेगा द्वंद्व समास और जो अगला समास है, अगला समास कौन सा रहेगा, फिर बहुब्रीहि और द्वंद्व बचेगा। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, और कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है, आप इसको कमेंट पर ज़रूर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।